नमस्कार दोस्तों, कदम के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो वीक 8 में हम हैं और आज वीक 8 का आखिरी दिन है। कल हमने राम की शक्ति पूजा को ख़त्म कर लिया था। डे 54 में हमने राम की शक्ति पूजा ख़त्म की थी और आज हमको पढ़ना था कुकुरमुत्ता। लेकिन इसमें एक छोटा सा बदलाव किया है मैंने। कुकुरमुत्ता और कुरुक्षेत्र जो अगले वीक में पढ़नी है हमें रचनाएं, इससे पहले इसमें प्रगतिवाद का संदर्भ आएगा। तो मैं चाह रहा था कि प्रगतिवाद मैं आपको पहले रिवाइज करा दूं, तो आप प्रगतिवाद पहले पढ़िए कुरुक्षेत्र और कुकुरमुत्ता से। तो आज हम प्रगतिवाद को ही पढ़ेंगे। तो प्रगतिवाद के सारे जो डायमेंशंस हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे और फिर अगले सप्ताह में हम शुरुआत करेंगे कुकुरमुत्ता से और कुरुक्षेत्र जो भी शेड्यूल है उसके हिसाब से। बस बदलाव ये है कि डे 59 वाला जो शेड्यूल है उसको मैं कुकुरमुत्ता की जगह डे 55 पे आपको बता रहा हूँ। तो आज का वीडियो समर्पित रहेगा प्रगतिवाद पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रगतिवाद क्या है। पेपर 1 का टॉपिक है ये और रचनाएं हम अगले सप्ताह पढ़ेंगे, ठीक है। प्रगतिवाद का दौर है, देखिए 1918 से 1936 का जो दौर था वो हमने कहा था छायावाद का दौर है और छायावाद के बाद में आता है प्रगतिवाद और प्रगतिवाद का दौर है 1936 से लेकर 1943, ठीक है। अब जैसे ही आप इस कालखंड को समझेंगे तो आप भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से इसको जोड़िए कि 1936 से लेकर 1943 में क्या हो रहा था, क्या दौर था, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर होती हुई नजर आएंगी। इसकी शुरुआत 1936 से होती है क्योंकि इसी वर्ष प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है और लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में उनका पहला सम्मेलन प्रगतिवाद मार्क्सवाद का पहला सम्मेलन का आयोजन होता है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत होती है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से और लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता से। तो देखिए प्रेमचंद का अब साहित्य के में आगमन हो चुका है और प्रगतिवाद और आगे आप प्रेमचंद को पाएंगे, ठीक है। प्रगतिवाद को कहा जाता है कि मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है। मैं कहूँगा कोई भी सवाल आए आप प्रगतिवाद से संबंधित ये लाइन आप अवश्य प्रयोग में लाइए। इसे मैं MTR कर रहा हूँ, मुझे तुम रटो, ठीक है। प्रगतिवाद क्या है? मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण है। तात्पर्य यह है कि मार्क्सवाद में जो कुछ भी लिखा गया है वह उसी का साहित्यिक वर्जन क्या है? प्रगतिवाद है। मतलब मार्क्सवाद की सोच साहित्य पर जब आ जाएगी तो उसे साहित्यिक संस्करण कहा जा सकता है। केदारनाथ, मुक्तिबोध, नागार्जुन, रामविलास शर्मा इसके प्रमुख कवि हैं। दिनकर जी को भी प्रगतिवादी माना है, परंतु कई विचारधाराओं में उन्होंने संतुलन साधने की कोशिश की है, तो इनको घोर प्रगतिवादी नहीं कहा जा सकता। अब मैंने कहा 1936 से लेके 1943 तक आपको देखना है तो क्या क्या पृष्ठभूमि और परिस्थितियाँ होंगी। एक तो इस पर आरोप लगता है कि विदेशी विचारधारा पर टिका हुआ आंदोलन है, मार्क्सवाद पर टिका है, परंतु हाँ कुछ विशेषता इन्होंने मार्क्सवाद की ली है परंतु भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप है, ये हम देखेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि केवल साहित्य प्रभावित हो रहा था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन भी गांधीवाद के बाद समाजवाद से ही सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा था। तो जो स्वतंत्रता संघर्ष हमने पढ़ा उसमें समाजवाद का आगमन हो चुका था। समाजवाद का प्रतिनिधित्व नेहरू जी भी कर रहे थे, है ना, बोस जी भी कर रहे थे। तो समाजवाद की स्थापना का लक्ष्य साहित्य जो अपना स्वतंत्रता संघर्ष है उसमें भी देखा जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जय नारायण व्यास समाजवादी नेता स्वतंत्रता संघर्ष में थे, जो स्वतंत्रता संघर्ष को समाजवाद के साथ आगे बढ़ा रहे थे। समाजवाद को ही माना गया, साम्राज्यवाद जो था उसको पूंजीवाद का चरम रूप माना गया था और उसके खिलाफ समाजवाद को स्थापित करने की कोशिश की गई थी। वैश्विक आर्थिक मंदी से पूंजीवाद से विश्वास उठ गया था, तो उसके विकल्प के रूप में किसको माना गया? समाजवाद को माना गया, ठीक है। किसान व मजदूर आंदोलन, समाज के वर्गों को आज़ादी नजर आ रही थी, समाजवाद सबका प्रतिनिधित्व कर रहा था, ठीक है। किसान व मजदूर आंदोलन भी इस दौरान काफ़ी हुए थे। अगर आपने स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा हो तो इस दौरान काफ़ी किसान मजदूर आंदोलन हम याद भी करते हैं अपनी UPSC की परीक्षा के लिए। तो उसका प्रभाव भी किसका था? समाजवाद का प्रभाव था।
तो ये कहा जा सकता है कि भारत की कोख से जब ना जन्मा है, इसको आयात नहीं किया गया। बात इतनी सी है कि देखिए समाजवाद का प्रभाव चीन और जो रूस है वहाँ से समाजवाद का प्रभाव भारत की ओर भी आ रहा था। उसे केवल साहित्य के क्षेत्र में ना देखते हुए हमें व्यापक दृष्टिकोण से देखना होगा कि पूरा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो है वो उससे प्रभावित हो रहा था। तो इसी दौरान साहित्य भी उससे प्रभावित हुआ। ठीक है, फिर छायावाद और प्रगतिवाद में क्या संबंध है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, कभी तुलना करने के लिए कहा जा सकता है, बस इतना ध्यान रखना है। छायावाद में ऐसे कौन से तत्व थे जो प्रगतिवादी थे, जिसकी वजह से आने वाले समय में वो एक विकसनशील आंदोलन के रूप में उसका जो स्वाभाविक विकास प्रगतिवाद के रूप में हुआ। तो 1930 के दशक में छायावाद के कवि समझ चुके थे कि रोमानियत का जो युग है वो समाप्त हो चुका है और हिंदी कविता का विकास मजदूरों, किसानों व वंचित वर्गों के साथ जुड़ने में ये छायावादी कवियों को एहसास हो चुका है। छायावादी कवियों पर यह विचारधारा प्रभाव डाल रही थी। उनको भी समझ में आ रहा था कि हम जो बातें कर रहे हैं वो सीधे सीधे जनता तक नहीं पहुंच रही है या उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो हमें भी केंद्र में किसको लाना होगा? आम आदमी को लाना होगा, वंचित समुदाय को लाना होगा। ये छायावादी कवि भी समझ रहे थे। कैसे समझ रहे थे? देखिए, पंत जी ने युगवाणी, युगंत और ग्राम्य जैसी कविताएं लिखी हैं। इन्होंने शहरी व अभिजात्य रुचियों के विपरीत कविताएं लिखी हैं। ग्रामीण और साधारण जन के प्रति निष्ठा दिखाई है। देखिए उनकी पंक्ति देखिए, देख रहा हूँ आज विश्व को, देख रहा हूँ आज विश्व को, मैं ग्रामीण नयन से सोच रहा हूँ जटिल जगत पर, जीवन पर जनमन से। ठीक है, तो ये जो भाव है ना, ये बता रहा है कि पंत जी का दृष्टिकोण भी ग्राम्य संस्कृति या अभिजात्य विरोधी भावना से जुड़ा था। इसी प्रकार निराला की रचनाएं देखिए, भिक्षुक, वह तोड़ती पत्थर, कुकुरमुत्ता, ये कहीं ना कहीं समाज से जुड़ी हुई कविताएं हैं। हालांकि प्रसाद के केस में समाजवाद का प्रभाव बहुत कम था, लेकिन अनुपस्थित नहीं कहा जा सकता। कुछ नाटकों व कामायनी में यह बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर या बहुत ही छोटे स्तर पर देखा जा सकता है। जैसे विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, वर्गों की खाई बन फैली, कमी नहीं जो जुड़ने की, वर्गों की खाई, है ना। तो ये वर्ग चेतना जो उठाना चाह रहे हैं वो, ये समाजवाद का प्रभावी था। और महादेवी वर्मा के यहाँ तो साफ साफ दिखता है कि जगत के एक एक प्राणी के कल्याण की भावना की वो बात करती हुई आती हैं। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि हाँ, मतलब प्रगतिवाद बाद में हुआ, लेकिन छायावाद के दौरान भी कुछ प्रगतिवादी चेतना वहाँ पर देखने को मिलती थी। और परवर्ती छायावाद में कवियों ने यह समझ लिया था कि हमें समाज से जुड़ना होगा, समाज के वंचित समुदायों की बात उठानी होगी, और उसी का नैसर्गिक परिणाम था कि छायावाद का विकास हुआ। तो निष्कर्ष आप इसी प्रकार लिखेंगे, प्रगतिवाद छायावाद के विरोध में उत्पन्न हुआ आंदोलन न होकर छायावाद एक विकसनशील आंदोलन था। शुरुआत में रोमानी तेवर प्रभावी थे, लेकिन अंतिम चरण तक आते आते वंचितों की चिंताओं से भी यह आंदोलन जुड़ चुका था, जिसकी वजह से प्रगतिवाद का आगमन हुआ। ठीक है, एक छोटी सी चीज इसमें आती है, टॉपिक इतना डिटेल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रगतिशील व प्रगतिवाद में क्या अंतर है? ठीक है, बहुत आसान भाषा में समझा देता हूँ। मैंने बहुत बड़ा नोट्स बना रखा है, पर इतना काम का है नहीं। देखिए, कुछ लोग मानते हैं कि दोनों एक ही हैं, कुछ लोगों का मानना है अलग अलग है। जो प्रगतिशील है वही प्रगतिवादी है, कुछ लोगों का ऐसा भी मानता है। तो जो प्रगतिवाद में आस्था रखते हुए मानते हैं दोनों समान है, दोनों में बस तात्विक अंतर है। ठीक है, अन्य विचारधाराएं जो यथास्थिति बनाए रखने चाहते हैं वो ना तो प्रगतिशील है, नहीं प्रगतिवादी। मतलब जो चेंज नहीं चाहते, रूढ़िवादी जो विचारधाराएं हैं वो ना तो प्रगतिशील है, नहीं प्रगतिवादी, है ना। हालांकि कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया कि क्या अंतर खोजने की कोशिश कर रहे हो। नामवर सिंह का कहना है कि दोनों में अंतर खोजना बाल की खाल निकालने जैसा है। खैर छोड़िए उस बात को। अब देखते हैं कि जो विचारक प्रगतिवाद में आस्था नहीं रखते उनका विचार क्या है, विपरीत है। प्रगतिवाद या उसके दार्शनिक स्रोत मार्क्सवाद को अनिवार्य है प्रगतिशील मानना आवश्यक नहीं। इसको आसान सा भाषा में समझाता हूँ, सबको छोड़िए आप। देखिए, प्रगतिशील कौन है? प्रगतिशील वो है जो आधुनिक विचारों को या तत्कालीन समाज के विचारों से अलग विचार आपको देता है। प्रगतिवाद कौन है? जो विशेष साहित्यिक आंदोलन से जुड़ा है या जिस पर मार्क्सवाद का प्रभाव है, वो प्रगतिवादी है। देखते हैं, देखिए जैसे मध्यकाल में कबीर, घनानंद, ये प्रगतिशील हैं,
लेकिन किसी विचारधारा से नहीं जुड़े हुए तो इन्हें प्रगतिवादी नहीं कहा जा सकता। वर्तमान में आधुनिक संदर्भों में देखें तो विवेकानंद, गांधी, विनोबा भावे, इनको प्रगतिशील तो कहेंगे आप, लेकिन इनको आप प्रगतिवादी नहीं कहेंगे। प्रगतिशील वो है जो प्रगति की बात करता है, समाज में बदलाव की बात करता है, आधुनिक विचारों की बात करता है, वो प्रगतिशील है। प्रगतिवादी वो है जो विशेष विचारधारा में बंधा है, जो समाजवाद की बात करता है, जो मार्क्सवाद की बात करता है, जिसका केंद्र वंचितों का उत्थान है, वर्ग चेतना को बढ़ाना है। इसे क्या कहेंगे? प्रगतिवाद कहेंगे। क्लियर है? छोटा सा टॉपिक है। अब देखते हैं कि प्रगतिवादियों का साहित्यिक दृष्टिकोण क्या था। ठीक है, तो मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण है तो वही था जो मार्क्स, लेनिन या अन्य मार्क्सवादी विचारकों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उनके हिसाब से साहित्य क्या था? उन्होंने कहा साहित्य कोई स्वायत्त या स्वतंत्र संरचना नहीं है, बल्कि समाज की उत्पादन प्रणाली का ही एक उप उत्पाद है। देखिए, ये बात करेंगे आर्थिक शोषण की, आर्थिक तत्वों की, उत्पादन प्रणाली की, इन सभी की बात करेंगे। तो इनका भी मानना था कि बाई प्रोडक्ट है ये किसका? समाज की उत्पादन प्रणाली का। और साहित्य का स्वरूप कहाँ से तय होता है? साहित्य का स्वरूप वहाँ की अर्थव्यवस्था से तय होता है। साहित्य सोद्देश्य होता है, मतलब इसका उद्देश्य होता है। और उद्देश्य क्या है? शोषित के प्रति या शोषित को शोषण के प्रति जागरूक बनाना और क्रांति के लिए तैयार करना। जो साहित्य सर्वहारा के हित में नहीं है वह साहित्य नहीं है, बल्कि शोषण को बनाए रखने की व्यवस्था है। कितना मतलब कठोर इनका सोचना था कि भाई जो साहित्य अगर शोषण के खिलाफ नहीं है तो वो साहित्य नहीं है, वो शोषण की व्यवस्था का साथ देना है। इन्होंने साफ साफ कहा साहित्य क्रांति के लिए हथियार मात्र है। तो ये साहित्यिक दृष्टिकोण है इनका। साहित्य में मुख्य महत्व वस्तु का है, ना कि रूप का। तो यहाँ पर कथानक या विषय वस्तु केंद्र में होगी, शिल्प गौण होगा। कथानक या विषय वस्तु क्या होगी? केंद्र में होगा, और शिल्प क्या होगा? गौण होगा। तो शिल्प का महत्व क्या होगा? कम होगा। हालांकि बाद में महत्व दिया गया था, पर गौण होगा। एक इनका मानना था कि साहित्य में साहित्यिक रचना करने की जो क्षमता है वो ना तो जन्मांतरीय है और न ही ईश्वर द्वारा प्रदत्त। इसका मतलब ये है कि साहित्य का कोई टैलेंटेड नहीं होता कि बचपन से कोई टैलेंट लेकर आया है। इनका मानना है कि कवि की विशेषता इतनी है कि उसकी चेतना रचनात्मक लेखन में अधिक समर्थ होती है। बस इतना सा है इनका मानना। हालांकि बाद में इसका कटाक्ष भी किया गया था कि जैसे निराला जैसे जो कवि है वो जन्मांतरीय जो टैलेंट है उसी को लेकर आए थे, पर ऐसा कहना कि नहीं, बिल्कुल नहीं होता, तो वो गलत है। ठीक है, तो कवि की विशेषता इनके हिसाब से क्या है कि बस उनकी जो चेतना है कवियों की, वो रचनात्मक लेखन में थोड़ी अधिक समर्थ होती है, ये इनका मानना है। फिर है रचनाकार समाज से स्वतंत्र या स्वायत्त नहीं होता, ये पहले भी कहा। साहित्यिक दायित्व से बड़ा उसका सामाजिक और मानवीय दायित्व भी है। मतलब साहित्यिक दायित्व से ज़्यादा उसका दायित्व है कि वो शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाए, क्रांति के लिए हथियार तैयार करे, ऐसा इनका मानना है। साहित्य का कार्य रस की उत्पत्ति करना नहीं या व्यक्ति को आनंद की उपलब्धि कराना नहीं, बल्कि तनाव की सृष्टि करना है। तनाव किसके बीच? जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाकर तनाव उत्पन्न करना है। तो यह तनाव या द्वंद्व ही सामाजिक परिवर्तनों की मूल शक्ति है। ठीक है, तो ये दृष्टिकोण आपको समझ में आया। मोटा मोटा ये है, समाज को केंद्र में रखो, और जो साहित्य है वो समाज से जुड़ा हुआ है, समाज से उसे आप स्वतंत्र नहीं कर सकते, और समाज में जो भी शोषण, वंचितों के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना साहित्य का उद्देश्य है। क्लियर है? अब बात करते हैं प्रगतिवाद और चेतना। ठीक है, तो ये हमने देखा कि प्रगतिवाद की जो चेतना है वो मार्क्सवादी दर्शन पर आधारित है। मार्क्सवाद का जो दार्शनिक आधार है वो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, है ना, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। भौतिकवाद क्या है? ब्रह्मांड की अंतिम सत्ता अपनी प्रकृति में भौतिक है, न कि अध्यात्म या चेतन। जगत ही अंतिम सत्ता है। ईश्वर एक निरर्थक कल्पना है। मानव शरीर एक भौतिक संरचना चेतना के एक गुण के रूप में अभिव्यक्त है, और चेतना की उत्पत्ति ही नहीं, उसका स्वरूप भी भौतिक परिस्थितियों से तय होता है। इनका देखिए मोटा मोटा ये मानना है कि जो सारा जो संसार है वो क्या है? सत्य है ना। पहली चीज़ तो ये है, सारा संसार क्या है? सत्य है। भौतिकवाद को समझने के लिए आपको पहले भौतिकवाद
से समझिए, इसको बोलते हैं मटेरियलिज्म। मटीरियल क्या है? तो इनका मानना है कि जो भी चीज़ें वास्तव में दुनिया में मौजूद हैं, वे सभी क्या हैं? वे सभी भौतिकता, मटेरियल से बनती है, मटेरियलिज्म के पार्ट है। जैसे चाहे इंसान हो, चाहे चीज़ें हो, चाहे समाज हो, चाहे उत्पादन के साधन है, सब चीज़ें क्या है? मटेरियलिस्टिक हैं। अर्थात जगत ही क्या है? अंतिम सत्ता है, ईश्वर वगैरह नहीं है। और मानव भी एक भौतिक संरचना जिसमें चेतना है, वो भी उत्पादन के साधनों से, उसकी भी चेतना है, वो उत्पादन के साधनों से तय होती है, ये इनका मानना है। ठीक है। अब आगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या कहता है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहता है कि जब ये स्थितियां होंगी तो इनमें एक द्वंद्व होगा। कैसी स्थितियां होंगी? विपरीतार्थक द्वंद्वात्मक स्थितियां होंगी। अमीर गरीब, अच्छा बुरा, शोषक और शोषित, ऐसे दो स्थितियां पैदा होंगी जिनमें द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होगी। उसी से निकलेगा क्या? मार्क्सवाद निकलेगा, या उसी से समाजवाद की स्थापना हो रही है। इनका ये मानना है कि हृदय परिवर्तन का सिद्धांत उनके अनुसार निरर्थक है, क्योंकि चेतना के परिवर्तन से भौतिक स्थितियों का बदलना कल्पना मात्र है। ये क्या मानते हैं? देखिए, दो विचार है। एक होता है कि विचार से भौतिक स्थितियां बदलती हैं, और एक विचार है कि भौतिक स्थितियों से विचार बदलते हैं। भौतिक स्थिति से विचार, इनका मानना है कि भौतिक स्थितियों से विचार बदलते हैं, विचारों से आप भौतिक स्थितियां नहीं बदल सकते। मतलब आप पूंजीवाद से पूरा विचार नहीं बदल सकते। आपको पहले भौतिक स्थितियां बदलनी होंगी, उसके बाद में विचार बदले जाएंगे, अपने आप बदलेंगे। तो ये एक विचार था इनका कि भौतिक स्थितियों से परिवर्तन से ही चेतना परिवर्तित होती है। अब देखिए, थोड़ा और क्लियर होगा जब हम इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों की बात करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है, मेरे नोट्स में दिया गया है, आप इसको यूज कर सकते हैं। प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां कह लीजिए क्या है। पहला, मार्क्सवाद में विश्वास है। मार्क्सवाद पूंजीवादी व्यवस्था हिंसक क्रांति के साथ समाप्त होगी। इनका मार्क्सवाद आपने पढ़ा है कि पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना है, और कैसे होगा? वो हिंसक क्रांति के माध्यम से संभव होगा, ये मार्क्सवाद मानता है। जिससे समाजवादी व्यवस्था आएगी और वह अंततः साम्यवादी व्यवस्था के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। कोई शोषक ना होगा, ना कोई शोषित नहीं होगा। तो साफ साफ ये घोषणा करते हैं, लाल क्रांति की लड़ने वाली मजदूर सेना आम, उनको उनके स्त्री पुरुषों को मेरा लाल सलाम। तो लाल, ये जो मार्क्सवाद का सीधा सीधा प्रतिबिंब है ये पंक्तियाँ। फिर है समाजवादी यथार्थवादी। प्रेमचंद में हमने पढ़ा था कि आदर्शवाद या अध्यात्म में विश्वास ना करके या यथार्थवाद में विश्वास कर रहे हैं। और यथार्थवाद भी किसका? समाज का। समाज में जो हो रहा है उसका यथार्थ का वर्णन बहुत जरूरी है। अब ये कहते हैं कि यथार्थ निर्धारित कैसे होगा? तो इनका मानना है कि अर्थव्यवस्था या उत्पादन प्रणाली से यथार्थ या सामाजिक स्थितियां निर्धारित होती हैं, व्यक्ति की चेतना निर्धारित होती है। मार्क्स बोलते हैं, सारा चिंतन, सारी संस्कृति पेट भरने के बाद ही अस्तित्व में आती है। तो इन्होंने जैसे ये वाला है, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, ये हमारे सिलेबस में है ये। अकाल में उसके बाद पूंजीवादी व्यवस्था से घृणा होगी ही होगी, क्योंकि पूंजीवादी मजदूरों के धन को हड़प लेते हैं और उनसे शोषण करते हैं, है ना। बिड़ला टाटा डालमिया की 300 दिन दिवाली है, इन्होंने कटाक्ष भी की है पूंजीवादियों की। शोषितों के प्रति सहानुभूति व आस्था है, इन्होंने मजदूरों व किसानों के प्रति करुणा व आस्था दिखाई है। देखिए कितनी प्यारी लाइन है, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। कितनी भयंकर कटाक्ष है ये, ठीक है। फिर है सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन। ये सामाजिक संरचना में क्रांतिकारी बदलाव चाहते हैं, जो हृदय परिवर्तन से नहीं होगा बल्कि संघर्ष के माध्यम से होगा। हिंसक क्रांति करनी होगी तभी संभव होगा। साफ साफ लिखते हैं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मतलब शक्ति किसमें होनी चाहिए? जनता में होनी चाहिए। राष्ट्रवादी चेतना इनकी छायावादी राष्ट्रीयता से भिन्न है। अब ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से ऊपर उठ चुके हैं।
अब इनका जो आधार है, चेतना है, वो वंचितों के प्रति है, वंचित नागरिकों के आधार पर तय होती है। जहाँ न भरता पेट, देश वह कैसा भी हो, महानरक है। तो अब जो केंद्र में आ जा रही है जो राष्ट्रीयता की चेतना, वो वंचितों के प्रति है। फिर राजनीतिक चेतना, ये राजनीति से दूर नहीं भागते हैं, राजनीति को यथार्थ के महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में बताते हैं। लोकतंत्र व गांधीवाद में विश्वास नहीं है इनका। लोकतंत्र ये कहते हैं कि शोषितों को संरक्षण देता है। खादी ने मलमल से चुप चुप साठगांठ कर ली है, इसके माध्यम से ये गांधीवाद पर कटाक्ष कर रहे हैं, ये पूंजीवाद पर कटाक्ष कर रहे हैं, गांधीवाद को पूंजीवाद का सहयोगी मान रहे हैं। बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के। तो ये राजनीतिक चेतना में गांधीवाद पे कटाक्ष है, पूंजीवाद पे कटाक्ष है, दोनों का ये विरोध करते हैं। अब जो केंद्र में आती है वो ग्राम्य प्रकृति आती है। कवि प्रकृति को सैलानियों की दृष्टि से नहीं देखता, किसानों की आंखों से देखता है। गुलाब के सौंदर्य का स्थान चने के सौंदर्य ने ले लिया है। प्रकृति का मानवीकरण अभी भी जारी है, परंतु निगाह किसकी है? आम आदमी की है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी रही हालत शिकस्त। ये अपने अकाल और उसके बाद की 4 पंक्तियां हैं। इसके माध्यम से प्रकृति का मानवीकरण हो रहा है, लेकिन केंद्र में कौन आ गया है? केंद्र में आम आदमी की निगाह आ गई है। प्रेम वर्णन यहाँ भी देखने को मिलता है, जो हमेशा साहित्य का विषय रहेगा ही रहेगा। प्रगतिवाद भी अछूता नहीं है। प्रगतिवाद में प्रेम साहचर्य व सहजीवन से उत्पन्न होता है। प्रेम समाज से काटता नहीं, वह व्यक्ति को सामाजिक होने की पृष्ठभूमि में लेकर आता है। मिलकर वे दोनों प्राणी दे रहे खेत पे पानी, आपस में जोड़ रहे हैं दोनों को। ठीक है। शिल्प की बात करेंगे तो पहले ही मैंने क्लियर कर दिया, शिल्प पर बिल्कुल भी जोर नहीं होगा इनका। काव्य रूप प्रबंधात्मकता का भाव मिलेगा, संघर्ष की कविता, अनुशासन का भी अभाव मिलेगा। भाषा एकदम सहज, जो जनसाधारण तक पहुंच सके। इनका उद्देश्य कि सबको समझ में आए, ये वाला करो। तो प्रतीक, बिंब, ये सब क्या मिलेंगे? बहुत ही कम मिलेंगे। लोक कथन ज़्यादा मिलेंगे। बिंब सामान्य जीवन के बिंब मिलेंगे, कोई महत्वपूर्ण बिंब नहीं मिलेंगे। प्रतीक साफ साफ कहने के पक्षधर है, तो प्रतीक योजना बहुत कम मिलेगी। व्यंग्य क्षमता जरूर मिलेगी। कटाक्ष जैसे किया, टाटा बिरला डालमिया की 300 दिन दिवाली है, ये इनकी व्यंग्य क्षमता है। अंत में हम देखेंगे मार्क्सवाद के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिए हैं, फिर भी एक बार छोटे छोटे पॉइंट दे दीजिए क्योंकि नोट्स में दिया हुआ है। मार्क्सवाद क्या सोचता है? इसका 2 सिद्धांत है। एक तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, मैंने अभी आपको समझाया, और ऐतिहासिक भौतिकवाद। मनुष्य के पूरे इतिहास की ये व्याख्या करते हैं। प्रकृति की हर वस्तु में अंतर्विरोध या द्वंद्व, या वस्तु के भीतर पक्ष विपक्ष का द्वंद्व देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सत्य शोषित और शोषक, है ना, इस प्रकार से ये देखते हैं। अमीर गरीब। समाज की व्याख्या इन्होंने उत्पादन प्रणाली, अर्थव्यवस्था के आधार पर की है। बाकी संरचनाएं राजनीतिक, संस्कृति, कला, साहित्य उप उत्पाद हैं, है ना। मेन जो है समाज की व्याख्या वो उत्पादन प्रणाली के रूप में देखते हैं। समाज में 2 वर्ग माने गए हैं, शोषक व शोषित। उत्पादन प्रणाली में कुछ लोग मालिक बन जाते हैं, जिसे शोषित वर्ग कहा गया है, और मजदूर वर्ग होता है जिसका शोषण होता है। शोषित वर्गों की समस्या का समाधान वर्ग संघर्ष से होगा, जिसके लिए हिंसक क्रांति जरूरी है। उसके बाद समाजवाद आएगा और अंत में साम्यवाद की स्थापना होगी। धर्म और राष्ट्र जैसी संकल्पनाओं का विरोध करते हैं। इन्होंने धर्म को अफीम के समान माना है। वैवाहिक व पारिवारिक व्यवस्थाओं का भी विरोध करते हैं। निजी संपत्ति की सुरक्षा और हस्तांतरण के लिए वैवाहिक और पारिवारिक जैसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। पूंजीवाद की समाप्ति आवश्यक मानते हैं, और समाजवाद व साम्यवाद की ये बात करते हैं। समाजवाद क्या है? समतामूलक स्थिति है, जहाँ पर मजदूरों की सत्ता होगी, संक्रमणशील अवस्था होगी ये, और अंत में एक आदर्श मूलक व्यवस्था की स्थापना होगी, जिसे साम्यवाद कहा जाएगा। तो ये मार्क्सवाद एक परिचय है, परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल भी काम का नहीं है। साहित्यिक दृष्टिकोण काम का है। साहित्य में कहाँ कहाँ ये देखने को मिलता है वो काम का है, पर चूंकि था नोट्स में तो मैंने आपको बता दिया। तो ये प्रगतिवाद हमने पूरा पढ़ लिया है। अब प्रगतिवाद पे के से जुड़ी हुई जो रचनाएं हैं, 2 रचनाएं हम पढ़ेंगे अगले वीक में। एक तो हम कुकुरमुत्ता पढ़ेंगे और हम कुरुक्षेत्र पढ़ेंगे। उसके बाद प्रगतिवाद मैंने पढ़ा दिया है, हम शिफ्ट कर जाएंगे किस पे?
प्रयोगवाद और ब्रह्म राक्षस पे। तो अगले वीक का टारगेट ये रहेगा। तो आप पढ़ते रहिए, बहुत आंसर लिखते रहिए। कुछ बच्चे बहुत अच्छे अच्छे आंसर लिख रहे हैं और मैंने एक दो बच्चों को पहचाना है जो बच्चे रेगुलर आंसर लिख रहे हैं, डेली उनका आंसर आ रहा है मेरे पास। तो आप भी ऐसे बच्चे बनिए कि डेली आंसर आए आपका, डेली आंसर अच्छा लिखें खराब लिखें ये मैटर नहीं करता, पर लिखना मैटर करता है। तो उम्मीद है कि आप भी आंसर राइटिंग करेंगे। कल अगले ट्यूसडे को हम मिलेंगे, वीक 9 में हम प्रवेश करते हुए, और जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं वो करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।